आज 18 अगस्त 2025 है और दुनिया की राजनीति का एक पन्ना जब भी खुलता है तो एक नाम बार बार सामने आता है, व्लादिमीर पुतिन। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा का प्रतीक बन चुका है। पुतिन रूस के वो शासक हैं जिनकी तस्वीर कभी एक मजबूत देशभक्त की तरह पेश की जाती है तो कभी एक ऐसे तानाशाह की तरह जिसके हाथों में लोकतंत्र का गला घुट रहा है। उनकी कहानी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं। एक साधारण परिवार से निकलकर केजीबी के जासूस बनना और फिर रूस की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचना। व्लादिमीर पुतिन का सत्ता तक पहुंचना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह सोवियत संघ के पतन के बाद रूस में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का नतीजा था। 1990 का दशक रूस के लिए बेहद मुश्किल भरा था। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था और लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ चुका था। बोरिस येल्त्सिन, जो उस समय रूस के राष्ट्रपति थे, उनकी छवि एक कमजोर और बीमार नेता की बन गई थी। इसी दौर में एक पूर्व केजीबी एजेंट व्लादिमीर पुतिन धीरे धीरे सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बना रहे थे। जब भी पुतिन के शासन की बात होती है तो तानाशाही का आरोप सबसे पहले सामने आता है। आलोचकों का कहना है कि पुतिन ने रूस में लोकतंत्र की सभी संस्थाओं को एक एक करके खत्म कर दिया है। विपक्षी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं। उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है या फिर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। पुतिन के रूस में संसद, जिसे ड्यूमा कहा जाता है, अब क्रेमलिन के रबर स्टैंप की तरह काम करती है। पुतिन के रूस में तानाशाही का एक और बड़ा सबूत मीडिया की आजादी का खत्म होना है। जब पुतिन सत्ता में आए थे, तब रूस में कई स्वतंत्र टीवी चैनल और अखबार थे। आज रूस के लगभग सभी बड़े टीवी चैनल क्रेमलिन के प्रोपेगेंडा का माध्यम बन चुके हैं। इन सरकारी चैनलों पर दिन रात सिर्फ पुतिन की तारीफ की जाती है। अन्ना पोलितकोवस्काया जैसी पत्रकार, जो चेचन्या में रूसी सेना द्वारा किए गए मानवाधिकार हनन पर रिपोर्टिंग कर रही थीं, उनकी उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुतिन की छवि का दूसरा पहलू देशभक्ति का है, और यह पहलू उतना ही शक्तिशाली है जितना तानाशाही का आरोप। पुतिन के समर्थक उन्हें एक ऐसे राष्ट्रनायक के रूप में देखते हैं। वो 1990 के दशक को याद करते हैं, जब सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस एक कमजोर और अपमानित देश बन गया था। सत्ता में आने के बाद पुतिन ने रूस की सेना को फिर से मजबूत और आधुनिक बनाना शुरू किया। 2014 में क्रीमिया को रूस में मिला लेना उनके समर्थकों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। पुतिन के समर्थकों की संख्या रूस में काफी बड़ी है और उनके तर्क को समझना भी जरूरी है। ये वो लोग हैं जो पुतिन को सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। इनमें से कई लोग वो हैं जिन्होंने 1990 के दशक की भयावह गरीबी और अनिश्चितता को अपनी आंखों से देखा है। उनके लिए पुतिन वो शख्स हैं जिन्होंने इस अराजकता को खत्म किया। बहुत से आम रूसी लोग राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वो बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जहां उनकी नौकरी सुरक्षित हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और सड़कें सुरक्षित हों।
पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप की नजर में व्लादिमीर पुतिन की छवि एक खतरनाक और अविश्वसनीय शासक की है। – 2008 में जॉर्जिया पर हमला, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा और 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोप हों या यूरोप के कई देशों में दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी पार्टियों को समर्थन देने की बात हो, पुतिन के 2 दशक से भी लंबे शासन का अगर हिसाब किताब किया जाए तो फायदे और नुकसान दोनों की एक लंबी फेहरिस्त सामने आती है। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा स्थिरता का है। पुतिन ने 1990 के दशक की अराजकता को खत्म कर देश में एक व्यवस्था कायम की। लेकिन इन फायदों की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र और आजादी का हुआ है। अब हम इस निबंध के अंत में उसी सवाल पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। व्लादिमीर पुतिन की असली पहचान क्या है? एक तानाशाह या एक देशभक्त? इस पूरी चर्चा के बाद यह साफ है कि इस सवाल का कोई सीधा और आसान जवाब नहीं है। पुतिन की शख्सियत एक आईने की तरह है। उनके समर्थकों के लिए वो एक ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने रूस को पतन से बचाया और उसे फिर से महान बनाया। वहीं उनके आलोचकों और पश्चिमी दुनिया के लिए पुतिन एक क्रूर तानाशाह हैं। शायद सच्चाई इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं है। हो सकता है कि पुतिन ने शुरुआत एक देशभक्त के रूप में की हो, जिसका मकसद सच में अपने देश को संकट से उबारना था। ये सवाल सिर्फ पुतिन या रूस के बारे में नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, सत्ता और नैतिकता के बारे में बुनियादी सवाल है। जब हम पुतिन के आईने में देखते हैं तो हमें सिर्फ उनका चेहरा नहीं, बल्कि सत्ता के चरित्र की एक झलक भी दिखाई देती है।